हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा बिजनेस स्टडीज़ का एक और टॉपिक जिसका नाम है इंपोर्ट प्रोसीजर। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी लंबी होगी ये वीडियो। स्टेप्स इन्वॉल्व इन द इंपोर्ट प्रोसीजर्स आर, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप है ट्रेड इंक्वायरी। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर बिगिंस व्हेन द इंपोर्टर कंडक्ट्स इंक्वायरी एंड collects information about the countries and exporters who can supply the required goods। तो सबसे पहले अगर किसी भी इंपोर्टर ने इंपोर्ट कराना है तो वो इंक्वायरी करता है कि भाई मेरे को जो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, पर्टिकुलर साइज़ या पर्टिकुलर क्वालिटी की, वो मुझे किन किन कंट्रीज़ में मिलेगी और कौन कौन से एक्सपोर्टर्स वो एक्सपोर्ट करते हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द सूटेबल एक्सपोर्टर who can supply the goods, the importer sends the trade inquiry form to get in details the information regarding the price, quantity, quality, etc. which the exporter can supply। तो सिंपल वर्ड्स में एक बार उसने ढूंढ लिया कि मैंने किस कंट्री से एक्सपोर्ट करना है, मतलब इंपोर्ट करवाना है सामान, और कौन सा एक्सपोर्टर मुझे सामान देगा। एक बार वो चीज़ें फाइनल होगी तो वो उसको एक फॉर्म भेजेगा, इंक्वायरी फॉर्म, जिसमें लिखा होगा कि ये प्राइस होगा, फलां फलां क्वांटिटी होगी, ये क्वालिटी होगी और मेरे को पर यूनिट इतने का पड़ेगा। तो ये सारा का सारा फर्स्ट पॉइंट हो गया ट्रेड इंक्वायरी। नेक्स्ट आ जाता है प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। तो जब भी किसी कंट्री में हमें बाहर से सामान मंगवाना पड़ता है तो हमें इंपोर्ट लाइसेंस तो लेना ही पड़ता है। There are certain goods which can be imported freely, but for some there is necessity to obtain import license। कुछ चीज़ें तो बाहर से फ्री आ जाती हैं, छोटी मोटी चीज़ें, मगर अगर आप प्रोड्यूसर हो और आपको कोई बड़ी चीज़, बड़ी मशीन या कोई बड़ा सामान बाहर से मंगवाना है तो बीइंग कंज्यूमर आप छोटी मोटी चीज़ें बाहर से ला सकते हो, मगर प्रोड्यूसर अगर आप हो तो आपको बड़ी चीज़ मंगवानी है तो आपको इंपोर्ट लाइसेंस लेना ज़रूरी है। इफ़ द गुड्स आर अंडर लाइसेंस कैटेगरी, अगर वो गुड्स लाइसेंसिंग की कैटेगरी में आते हैं, देन द इंपोर्टर मस्ट अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड गेट रजिस्टर्ड विद डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसको DGFT भी कहा जाता है, और रीजनल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, एंड ऑब्टेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये हासिल कर सकता है, लाइसेंसिंग के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको हासिल कर सकता है, और उनको हासिल करके फिर वो आगे इंपोर्ट के लिए आगे जा सकता है। अगर उसको लाइसेंस भी मिल गया फिर क्या होगा, ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, उसको डॉलर चाहिए, क्योंकि डॉलर होंगे पास में तभी तो सामान खरीद सकता है। इन इंडिया ऑल फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स आर रेगुलेटेड बाय एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो इंडिया में क्या होता है, जो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्सचेंज कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो सारे का सारा जितना भी फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसको कंट्रोल करता है। एवरी इंपोर्टर मस्ट ऑब्टेन द सैंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर दिस। तो हर एक इंपोर्टर को अगर बड़ी क्वांटिटी में बाहर से कोई चीज़ें इंपोर्ट करवानी है तो हर एक इंपोर्टर को उस डिपार्टमेंट से मतलब अपने आप को पास करवाना पड़ता है। अगर उस डिपार्टमेंट से वो परमिशन लेगा तभी उसकी फॉरेन एक्सचेंज की डील्स आगे या ट्रांजैक्शंस आगे हो सकती हैं। The importer has to give an application to the bank authorized by RBI to issue foreign exchange। तो वो इंपोर्टर क्या करेगा, उसके पास जाएगा और उसको कहेगा कि भाई मुझे फ़लाँ फ़लाँ जो है इतना इतना फॉरेन करेंसी चाहिए। अगर वो देखेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट ठीक है और मतलब अच्छी है और वो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सही रहेगी तो वो क्या करेगा, वो RBI ऑथोराइज कर देगा कि फ़लाँ फ़लाँ बैंक के पास जाओ और वहाँ से इतनी फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवा लो। ठीक है, अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन के साथ द इंपोर्टर मस्ट सबमिट द कॉपी ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस ऑल्सो। तो उसे जब वो मतलब डॉलर्स वगैरह लेने हैं या एक्सचेंज कराने हैं तो उसके साथ वो जो इंपोर्ट की जो क्वांटिटी की कॉपी है वो भी लगवानी पड़ेगी, क्योंकि उससे पता लग जाएगा कि कितने डॉलर या कितनी फॉरेन करेंसी चाहिए। आफ्टर वेरीफाइंग ऑल द डिटेल्स द बैंक सैंक्शंस द नेसेसरी फॉरेन एक्सचेंज फॉर द इंपोर्ट ट्रांजेक्शन। सारी की सारी चीज़ें डिटेल में वेरीफाई करने के बाद जो बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज को मतलब वो कर देगा, सैंक्शन कर देगा। फोर्थ पॉइंट आ जाता है प्लेसिंग ऑर्डर और इंडेंट, याद रखना। ठीक है, आफ्टर ऑब्टेनिंग द लाइसेंस and sanction of the foreign exchange, the importer places an order or indent to supply the specific products। एक बार उसे लाइसेंस भी मिल गया, पैसा भी सैंक्शन हो गया, तो इंपोर्टर क्या करेगा, इंपोर्ट के लिए ऑर्डर प्लेस कर देगा कि मुझे ये चीज़ सप्लाई कर दी जाए। द इंपोर्ट ऑर्डर कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्राइस। जो इंपोर्ट ऑर्डर वो देगा, ठीक है, इंपोर्ट ऑर्डर किसको देगा, एक्सपोर्टर को, जो अपने कंट्री से एक्सपोर्ट कर रहा है। उसके ऑर्डर के अंदर क्या क्या रिलेटेड चीज़ें लिखी होंगी कि प्राइस कितना होगा, क्वांटिटी कितनी होगी, क्वालिटी कितनी होगी, वेट, साइज, ग्रेड, एटसेट्रा सारा कुछ मेंशन होगा कि मुझे फलां चीज़ें चाहिए इतनी इतनी क्वांटिटी में। ठीक है, एक बार ऑर्डर भी प्लेस कर दिया तो क्या अगला स्टेप क्या है, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय इंपोर्टर्स बैंक। जो इंपोर्टर का बैंक है वो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करता है इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर। किसके नाम पे इशू करेगा, एक्सपोर्टर के। इन दिस लेटर
द बैंक अंडरटेक्स गारंटी फॉर मेकिंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द इम्पोर्टर। इस लेटर में लिखा होता है कि बैंक जिम्मेदारी ले रहा है कि जैसे ही सामान इधर पहुंच जाएगा वैसे ही बैंक जिम्मेदारी ले रहा है कि ऑन द बिहाफ ऑफ इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर को कौन पैसे देगा? बैंक। द इम्पोर्टर अप्रोचेज हिज बैंक एंड इंस्ट्रक्ट्स द बैंक टू इशू लेटर ऑफ क्रेडिट इन फेवर ऑफ द एक्सपोर्टर। तो जो इम्पोर्टर है वो बैंक के पास जाता है और उसे कहता है भाई एक्सपोर्टर के नाम पे एक लेटर ऑफ क्रेडिट बना दे। द इम्पोर्टर ऑल्सो इंस्ट्रक्ट्स द बैंक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स टू बी कलेक्टेड फ्रॉम द एक्सपोर्टर बिफोर मेकिंग पेमेंट। और इम्पोर्टर कह देता है कि भाई फलां डॉक्यूमेंट लेने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं ये मैंने आपको एक्सपोर्ट प्रोसीजर में बताया हुआ है कि फलां डॉक्यूमेंट लेने हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट जो एक्सपोर्टर है वो पर्टिकुलर बैंक के पास जमा करा देगा तो बैंक उसको पैसे इशू कर देगा। ठीक है। बिफोर इशूइंग द लेटर ऑफ क्रेडिट द इशूइंग बैंक टेक्स द एडवाइस ऑफ अदर बैंक्स टू नो अबाउट द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द इम्पोर्टर। अब जो इम्पोर्टर है वो जब बैंक के पास जाता है तो बैंक तो इशू कर देगा, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट। मगर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करने से पहले बैंक उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा और बाकी बैंकों को मतलब एकदम से अप्रोच करेगा, या ऑनलाइन इनकी कोई साइटें होती हैं कि भाई ये फ्रॉडिया तो नहीं है, ये फ्रॉड तो नहीं किया हुआ इम्पोर्टर ने। अगर इम्पोर्टर ने फ्रॉड किया हुआ है तो वहीं रुक जाएगा, फिर उसकी गारंटी थोड़ी ना लेगा बैंक कि भाई इसके बिहाफ पे मैं दे दूंगा। ऐसे तो हुआ था नीरव मोदी के केस में, इसी से रिलेटेड था। पीएनबी ने इशू कर दी, पीएनबी को इतना लॉस हो गया, समझ गए बात। And if the issuing bank gets positive response from the other banks, then only it can issue the letter of credit on the behalf of importer. अगर बाकी बैंक कहते हैं कि नहीं भाई ये बंदा ठीक है, इसकी कोई नेगेटिव कंप्लेंट नहीं है या इसको कोई बार्ड बूड नहीं किया हुआ लोन्स वगैरह से, तो फिर उसके नाम पे इशू कर देगा। ठीक है। तो जो बैंक है, बैंक गारंटी लेगा कि भाई अगर इंपोर्टर पैसे नहीं देता तो मैं पैसे दूंगा। ये क्या होता है? ये लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट भी हो गया, नेक्स्ट क्या? अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस या अरेंजिंग फाइनेंस। इसमें क्या होता है? इंपोर्टर शुड मेक इन एडवांस, जितनी भी पेमेंट है उसने तो सारी की सारी एडवांस करनी है। इंपोर्टर शुड मेक इन एडवांस द अरेंजमेंट फॉर पेमेंट, पेमेंट सारी की सारी एडवांस में करनी पड़ती है उसको बैंक के पास। एडवांस अरेंजमेंट इज डन टू अवॉइड हाई पेनल्टीज टू बी पेड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स लाइंग अनक्लियर्ड ऑन द पोर्ट। उसको पहले से पैसे का इंतजाम इसलिए करना है कि अगर भाई वो पोर्ट में आ गया सामान और वो 2-3 दिन तक पैसे की अरेंजमेंट करता रहा और फिर अगर पैसे नहीं आए उसको तो फिर वो पोर्ट में ही सामान पड़ा रहेगा और पोर्ट पे पर डे के हिसाब से मीटर चलता रहता है। ठीक है, मीटर मतलब पर डे के हिसाब से पैसे होते हैं वहाँ रखने के सामान। नेक्स्ट आ जाता है रिसीट फॉर शिपमेंट एडवाइस। इसके अंदर क्या होता है? आफ्टर लोडिंग द गुड्स ऑन द वेसल द एक्सपोर्टर डिस्पैचेज द शिपमेंट एडवाइस टू द इम्पोर्टर। तो जो भी एक्सपोर्टर है वो जब वेसल पे सामान चढ़ा देता है तो वो डिस्पैच कर देता है शिपमेंट एडवाइस इंपोर्टर के लिए। ठीक है। दिस एडवाइस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग शिपमेंट सच एज इनवॉइस नंबर होता है उसमें, बिल ऑफ लैडिंग होता है या एयरवेज बिल नंबर होता है, वेसल का नाम होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं। रिसीट ऑफ शिपमेंट एडवाइस में मतलब वो कह देता है कि भाई एक टाइप का मैंने सामान चढ़ा दिया है फलां किश्ती में, इतनी टाइम पे ऐसे ऐसे आ रहा है, वो सारा बिल बुल दे देता है उसको। नेक्स्ट, रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स। इसमें क्या होता है? आफ्टर शिपमेंट ऑफ गुड्स द एक्सपोर्टर सबमिट्स वेरियस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स टू हिज बैंकर। जो एक्सपोर्टर है वो एक्सपोर्ट करने के बाद सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो अपने बैंकर के पास डिपॉजिट करा लेता है। जनरली दीज डॉक्यूमेंट्स आर लेटर ऑफ क्रेडिट, ये डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट आ जाता है, बिल ऑफ लैडिंग आ जाता है इसके अंदर पैकिंग लिस्ट आ जाती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आ जाता है, मैरिन इंश्योरेंस आ जाती है, बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, पिछली वीडियोज़ में है। वो सारी वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट, अराइवल ऑफ गुड्स। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है अराइवल। एक बार उसने सामान भेज दिया, यहाँ पे आ गया गुड्स आर शिप्ड बाय एक्सपोर्टर एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ इंपोर्टर। जो भी इंपोर्टर ने कहा था उसी की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसने बाहर से गुड्स भेजे। व्हेन गुड्स रीच इंपोर्टर्स कंट्री then the captain of the ship informs the dock officer and instructs him to receive the goods and record the details about the goods on the document called import journal manifest। एक बार जब पोर्ट पे सामान पहुंच जाता है तो जो कैप्टन है वो सॉरी बोल के गला बैठ गया एक बार जो कैप्टन है वो इन्फॉर्म कर देता है डॉक के ऑफिसर को और उसे इंस्ट्रक्ट कर देता है कि फलां जगह से फलां सामान आया और जिसका ये है उसको एक बार इन्फॉर्म कर दो। दिस और डॉक्यूमेंट इशू कर देता है जिसे इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट कहते हैं। दिस डॉक्यूमेंट गिव्स डिटेल अबाउट इंपोर्टेड गुड्स। वो उसमें सारा कुछ लिखा होता है, कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस पे आ रही है, क्या क्वालिटी है और कितना भार है वगैरह वगैरह। आफ्टर द अराइवल ऑफ गुड्स द डॉक अथॉरिटीज़ इन्फॉर्म द इंपोर्टर अबाउट इट। जैसे माल आ जाता है तो डॉक अथॉरिटीज़ वो इन्फॉर्म कर देती है इंपोर्टर को कि आपका माल आ गया है। द
Importer prepares a document called bill of entry which contains detail about the imported goods and submits the document to custom officers to get custom clearance. तो जो इम्पोर्टर है वो प्रिपेयर करता है बिल ऑफ एंट्री, ये एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं इंपोर्टेड गुड्स के बारे में, और वो कस्टम ऑफिसर्स या क्लियरेंस ऑफिसर्स को दे देता है ये डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट आ जाता है कस्टम क्लियरेंस. तो इसके अंदर क्या होता है, द कस्टम ऑफिसर एग्जामिन्स द बिल ऑफ एंट्री. वो बिल ऑफ एंट्री को चेक करता है केयरफुली एंड असेस करता है कि भाई जितनी भी कस्टम ड्यूटी हैं इसने पे की हैं कि नहीं की इंपोर्टर ने. एंड आफ्टर असेसिंग द ड्यूटी अमाउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज इज गिवन टू द अप्रेजर ऑफिसर. तो वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो किसको दे देता है, अप्रेजर ऑफिसर को. अप्रेजर ऑफिसर क्या करता है, हु इंस्पेक्ट द गुड्स एंड वेरीफाइज इन डिटेल्स गिवन इन द बिल ऑफ एंट्री. तो जो बिल ऑफ एंट्री में डिटेल्स वगैरह लिखी हैं कि क्या चीज़ का कहाँ पे कितनी थी, कितनी क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी, वो सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो बिल ऑफ एंट्री में जो लिखी होती हैं वो चेक करता है कि भाई सही है, क्योंकि उसने उसी के हिसाब से टैक्स वगैरह जमा किया हुआ है ना, ड्यूटीज़ वगैरह दी हैं. इफ़ द अप्रेजर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द बिल ऑफ एंट्री देन ही रिटर्न्स द बिल ऑफ एंट्री टू इम्पोर्टर फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी. तो एक बार वो चेक कर लेता है जितना जितना सामान इसने कहा था वही सामान है, उतनी क्वालिटी है, फलां सारा का सारा चेक करके उसे वापस दे देता है, तो ताकि वो कस्टम ड्यूटी जमा करवा सके. आफ्टर दिस द इम्पोर्टर रिप्रेजेंट्स द बिल ऑफ एंट्री टू डॉग सुपरिटेंडेंट फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स. उसके बाद क्या होता है, इंपोर्टर प्रेजेंट करता है बिल ऑफ एंट्री, किसको देता है, जो डॉग का सुपरिटेंडेंट है, ताकि वो फिजिकल एग्जामिनेशन करे गुड्स के कि जो गुड्स मंगाए हैं वही है ना, कोई प्रोहिबिटेड गुड्स तो नहीं आगे. After examination by dog superintendent, the bill of entry is presented to port manager. तो वो फिर आगे वो बिल ऑफ एंट्री जो है वो पोर्ट मैनेजर के पास चली जाती है, हु एक्सेप्ट्स द पेमेंट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड इशूज़ द रिलीज ऑर्डर. एक बार वो सारी कस्टम ड्यूटी ले लेता है पोर्ट मैनेजर और रिलीज ऑर्डर दे देता है कि भाई हाँ इसका सामान जाने दो. ऑन प्रेजेंटेशन ऑफ रिलीज ऑर्डर द इम्पोर्टर कैन टेक द डिलीवरी ऑफ गुड्स. एक बार रिलीज ऑर्डर आ गया तो इम्पोर्टर को डिलीवरी ऑफ गुड्स मिल जाएगी. इन केस द इम्पोर्टर फेल्स टू पे इम्पोर्ट ड्यूटी, अगर वो इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देता देन द गुड्स आर ट्रांसफर टू अ बॉन्डेड वेयर हाउस. तो सारे के सारे गुड्स एक वेयर हाउस में चले जाएंगे. द इम्पोर्टर कैन टेक डिलीवरी फ्रॉम बॉन्डेड वेयर हाउस ओनली आफ्टर पेइंग द रिक्वायर्ड ड्यूटी. तो फिर भी उसको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, ठीक है, क्या पता जितने दिन सामान रखे उतने का आपको और पैसे चढ़ते रहें, ठीक है. इसलिए सारे चाहते हैं कि खड़े पैर सारे पैसे दे के आप काम तमाम करें. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, थोड़ी लंबी चलेगी. अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. सारी वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, और नेक्सट वीडियो में मैं लेके आऊँगा एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे.